न- नमस्कार मित्रों। आज दोपहर यहाँ कार्यालय में उत्तराखंड के जो अभी सिविल कोड बना है 27 जनवरी में सरकार ने लागू किया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मन हुआ कि काफी समय हो गया है इस हमारी चर्चा कार्यक्रम में सिविल कोड को लेकर बात करने के लिए करा जाए। जो संविधान इसमें संविधान के अंदर नागरिक संहिता के लिए मामला है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। और लिखा गया है कि राज्य को देश में एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए, बनानी चाहिए। संविधान में ये मसौदा होना चाहिए, जहां तक जो संविधान का अर्थ मैं समझता हूं, तो मेरी धारणा है। लेकिन उसमें प्रयास की बात लिखी गई है। दूसरा, इसको स्पष्ट करने के लिए अनुच्छेद 162 में कुछ विवरण है, किन किन विषयों पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। और ये विषय राज्य की समवर्ती सूची में डाला गया। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड नहीं, राज्य का मतलब भारत सरकार। क्योंकि राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं होते हैं नागरिक शास्त्र के अनुसार, उसमें उत्तर प्रदेश या इस प्रकार के राज्य राज्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। राज्य का मतलब भारत ही है, या राज्य का मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये जो अंदर प्रोविंस है, ये व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ करने का उद्देश्य इनका हो सकता है। या व्यवस्था आदमी के करीब ज्यादा से ज्यादा कैसे आए, व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के लिए इस प्रकार के प्रकरण तय किए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार का जो बिल मैंने देखा है, वो करीब 173 पेज का है, जितना मैं उसे समझ पाया हूं अभी तक उसको पढ़ करके। तो मुझे समझ में ये आया है कि उसमें दो तीन मुद्दे हैं जिनके लिए ये कानून बनाया गया है। एक तो विवाह, किसका कैसे क्या होगा, उसमें सारे विवरण। पारिवारिक संपत्ति के मामले पर ये दो प्रकरण मुझे ज्यादा दिखाई दिए हैं। और जो 100 अनुच्छेद 162 में इसका विवरण है, नागरिक संहिता किस किन किन विषयों पर सरकार को ऐसा कानून बनाने का हक देता है, अनुच्छेद 162 उसमें विवाह और तलाक, शिशु तथा नाबालिग, दत्तक दत्तक ग्रहण, वसीयत और वसीयत का निस्तारीकरण और उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार में विभाजन से संबंधित है। मतलब ये कुछ विषय हैं जिनके आधार पर नागरिक संहिता बन सकती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 162 ऐसा कहता है। लेकिन नागरिक संहिता क्या है और इसको समझने की जब जरूरत पड़ती है समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से, नरेंद्र जी। तो समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से जब इस विषय को समझने की बात आती है, और मैंने मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के तत्वावधान में जो इस विषय को समझा है, उसके अधिक आधार पर मैं अपनी धारणा मैंने ये बनाई है और मैं ये बात कहता हूं। नागरिक संहिता का मतलब व्यक्तियों के लिए एक बराबर का कानून, सबके लिए समान कानून देश में। परिस्थिति अनुसार कुछ विषय बांटे जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये कौन से विषय हो सकते हैं? समाज में वर्ग संघर्ष जिन आधारों पर हो सकता है, उनमें किसी भी विषय पर किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, उम्र, लिंग, ये सब वर्ग संघर्ष पैदा करने वाले विषय भी हैं। इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा। भारत में एक तरफ समान नागरिक संहिता बनाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ दिक्कत यह है कि यहाँ
मुसलमानों का व्यक्तिक कानून अलग है। हिंदुओं के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनमें जातीय संरक्षण मिलता है। संविधान का मसौदा भी कई जगह ऐसी बात कहता है जहां व्यक्तिक अधिकार, व्यक्ति जो उसका ओरा बनता है, घेरा बनता है, उसको सुरक्षित करने के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। अब जब व्यक्तिगत कानून बनेंगे या दायरा बनेगा तो उनका टकराव लाजमी हो जाता है, जैसा कि भारत देश में इस समय हो रहा है। और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर के अनेक देशों में ऐसी स्थितियां हैं। जब व्यक्ति को धार्मिक समन्वय बनाने के लायक कानून नहीं बनाए जाएंगे तो समान नागरिक संहिता जैसे विषय का जिक्र करने की क्या जरूरत बचती है। मेरे ख्याल में तो फिर कोई बात ऐसी नहीं रह जाती है कि समान नागरिक संहिता कोई प्रभाव डाल सकेगी। जैसा कि पाकिस्तान में भी समान नागरिक संहिता का कानून बना हुआ है, लेकिन वहाँ मुस्लिमों को विशेष धार्मिक अधिकार प्राप्त है। फिर समान नागरिक संहिता कैसे बनाए और कैसे एक सेकुलर स्टेट उसे कह सकेंगे। कुछ कुछ जब कानून के मसौदे देखते हैं और उसमें टकराव की स्थिति आती है, समाज में कई बार हम वर्ग संघर्ष देखते हैं, तो ऐसी स्थिति भारत में भी है। दूसरी बात, भारत के लिए समान नागरिक संहिता के कई ऐसे मामले आएंगे जिनके आधार पर एक कानून बनना चाहिए। और संविधान के अंदर मेरे विचार से अगर ये कानून बनने का जो मामला है, समान नागरिक संहिता बनने का जो मामला है, वो केंद्रीय सूची में होना चाहिए। समवर्ती सूची में भी काम चलाऊ है। ये राज्य का विषय नहीं हो सकता है, मतलब प्रोविंस का विषय नहीं हो सकता है, केंद्र सरकार का विषय होना चाहिए। क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हैं जिनके आधार पर, जैसे मान ले धर्म का ही मामला है पूरे देश में, तो इसके लिए एक जैसा कोई कानून बनना चाहिए। धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हो सकते हैं, वो व्यक्तिगत आधार पर व्यक्ति माने, लेकिन अगर धर्म समाज व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने लगे, उसमें दखल हो आम जनजीवन पर, तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें धर्म के आधार पर एक धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की दिनचर्या को, जीवन को डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसे कई सारे मुद्दे आते हैं जब जनजीवन अस्त व्यस्त होता है और फिर फसाद खड़े होते हैं, झगड़े होते हैं। ये ऐसे गंभीर मामलों के लिए एक व्यापक कानून की जरूरत भारत जैसे देश में बिल्कुल आवश्यक मानी जानी चाहिए। लेकिन है सब इसका उल्टा। अगर ऐसी दशा है कानून के बनने की, तो उसे ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी जैसे कि अभी जिक्र हुआ है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनने का, ये अच्छी बात है कि भारत में एक शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी बात मानी जानी चाहिए कि भारत में समान नागरिक संहिता का कानून कोई रूप ले रहा है। और गलत बात यह है कि उसे आधे अधूरे आधार पर बनाया जा रहा है। जब इसमें कभी भविष्य में बदलाव की कोई बात आएगी तो जैसा अभी तक के कानूनों की स्थिति है उसमें फिर झगड़े पड़ेंगे। जैसा अभी कुछ साल, दो एक साल पहले किसानों के लिए कानून बना था, वह एग्रीकल्चर एक्ट आया था, मसौदा उसका ठीक ठाक था, लेकिन बिना इस्तेमाल हुए ही राजनीति करने वाले लोगों ने, अपनी दुकानदारी चलाने वाले लोगों ने केवल सत्ता के विरोध के नाम पर उस कानून को गलत साबित कराया, जनमत खड़ा हो गया। और उसमें डराया ये गया कि इस तरीके से तो जो ये कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, किसानों की जमीन हड़प लेंगी, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कही गई और सरकार ने फिर वो कानून उल्टा ले लिया। कानून का मसौदा अगर तय हो तो उसमें जनता की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होने का प्रयास होना चाहिए, उसमें सर्वे भी होने चाहिए। लेकिन भारत में कानून बनने की जो स्थिति सामने आती है उसमें कई बार तो बड़ी खतरनाक बातें भी आती हैं सामने, जिन्हें जैसा मैं समझता हूँ। क्योंकि सरकार कानून के मसौदे तय कराने के लिए कई सारी एजेंसियों को हायर करती है कि उनके मसौदे दीजिए। जनता से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन ना जनता उस प्रकार के सुझाव शायद जनता के लोग दे पाते हैं, और वो दिए भी जाते हैं तो एक तरफ डाल दिए जाते हैं। ये बड़े खर्चों पर कानूनों के ड्राफ्ट तैयार कराए जाते हैं और फिर उनमें बहस होती है पार्लियामेंट में, जैसा कि हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं।
या एक आध बार कभी कोई पार्लियामेंट की गैलरी में खड़ा होकर के घंटा 2 घंटा देख लेगा। एक दो बार मैं भी गया हूँ। तो इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस वहाँ सुनो और चले आओ। तो कानून बनने में भारत में सबसे बड़ी जो मैं दिक्कत समझता हूँ वो जन भागीदारी का अभाव दिखाई देता है। और सिविल कोड जैसा कानून तो जनमत का एक स्वरूप विकसित होने पर ही निर्मित होना चाहिए, उसका पूरक कोई ड्राफ्ट जरूर तैयार होना चाहिए। वो कैसा हो, तो ये तो बड़ी बहस का विषय है। वैसे मैंने दो लेख मैंने लिखे हैं सिविल कोड को लेकर, वो काफी बड़े हैं। और मुनि जी से भी अनेक बार मेरी इस मामले पर चर्चा हुई है। उसके आधार पर ही मैंने ये समझा था कि किसी भी वर्ग संघर्ष के विषय पर किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। इस विशेषाधिकार की आकांक्षा या इस ढांचे को या इस परंपरागत समाज व्यवस्था को के गलत रूप के उन्मूलन को ही नागरिक संहिता कहा जा सकता है। ऐसा कठिन है होना, लेकिन इसकी शुरुआत ना हो, चर्चा का विषय ना बने ये समाज के अंदर, ये भी गलत दिखाई देता है। ये मेरी धारणा थी जो मैं आम तौर पर समान नागरिक संहिता के बारे में सोचता हूँ। बाकी तो लिखा हुआ है, आप लोग इस पर चर्चा करिएगा। हो सकता है कि कई प्रश्न उठे। थोड़ा सा अगर ये समझा जाए जो जैसा कि संविधान में लिखा है तो बड़ा सरल सा दिखाई देता है कि नहीं, सामान्य नागरिक संहिता ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन जब इसकी तय में जाते हैं तब थोड़ा जटिल दिखाई देता है। और जैसा अब पक करके आ गया है मामला देश के समाज के सामने, इसमें उस तरह का कानून बनाना थोड़ा मुश्किल तो होगा जैसे कि हम उम्मीद करते हैं या जैसे कि हम लोग बात करते हैं। पर फिर भी अगर समाज को एक मौलिक संरचना का स्वरूप देना है तो इसी प्रकार की नागरिक संहिता का जिक्र हमें करना होगा आम जनता के सामने, आम लोगों के सामने। जैसी का अभी मैंने अपने जो अर्थ समझा है वो कही है आप लोगों से। तो यहाँ तक मेरी बात थी। अब लोग आप लोग चर्चा करिए, अपनी अपनी बात कहिए। कुछ सवाल उठेंगे ठीक ठाक तो और ज्यादा क्लियरिफिकेशन होगा इस विषय का। धन्यवाद। और बताइए। बाबा नमस्कार। जी बताइए बताइए। बाबा, व्यवस्था घर की शोभा है। जी। जहाँ व्यवस्था न हो, ऐसी स्थिति बड़ी भयंकर होती है। जिस देश में व्यवस्था ना हो, हम्म। टकराव। उसकी कल्पना ही बड़ी विभत्स होगी। अब इस देश को जब 47 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाला तो उन्होंने एक व्यवस्था दिया जिसमें हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ बड़ा अन्याय किया। और स्थिति ये आई कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग, जो कि हमारे देश में डॉक्टरों की कुल संख्या में 50% थे, अधिकारियों की कुल संख्या में लगभग 70% थे, पढ़ाई लिखाई में जिनका स्तर जो है काफी अच्छा था, उनकी स्थिति आज 50 सालों में ऐसी हो गई है कि हर नाला, शहर का अगर नाला है तो उसके किनारे मुसलमान न हो, यह संभव नहीं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? जैसी व्यवस्था उन्होंने दिया, उसका यह परिणाम निकला। आज 50 सालों में उन्होंने हिंदुओं को तो बहुविवाह से रोक दिया।
बहुविवाह से रोक दिए तो पारिवारिक विघटन कम हो गए। पारिवारिक विघटन जब कम हुए तो बच्चे अच्छे से जो है डेवलप हुए, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी हुई, उनके घरों के बहुत सारे टुकड़े नहीं हुए। वहीं हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को पे उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं लगाया। स्थिति ये हुई कि उनके बड़े से बड़े घर मुर्गी के दरबे बन गए। आज गांव समाज में मुसलमानों को जो बड़े घर माने जाते थे वो कई टुकड़ों के खंडहर बन गए हैं। उसके इतने हिस्से हैं कि वो बेचारे न बेच पा रहे हैं न रह पा रहे हैं, क्योंकि बहु विवाह का कुप्रथा उनमें चालू रही। दूसरा अन्याय उन्होंने मुसलमानों के साथ ये किया कि उन्हें मदरसों में पढ़ने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित किया, धार्मिक शिक्षा के प्रति जबरदस्ती जोड़ के रखा। वहीं हिंदू समाज के लोगों को उन्होंने एक तरीके से डंडा मारते हुए ये कहा कि धार्मिक शिक्षाओं से हटके स्कूल और कॉलेजों में पढ़ो। और जहां तक हुआ उन्होंने कोशिश किया कि धार्मिक शिक्षा से अधिकतर समाज जो है दूर रहे। आज 50 सालों में उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़ा लिखा समाज है। सारी बेस्ट डॉक्टर भारतीय हिंदू हैं, सारे बेस्ट इंजीनियर भारतीय हिंदू हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के सारे सीईओ भारतीय। मुस्लिम कहीं ना मात्र के दिखाई पड़ते। बहुविवाह को पलने दिया गया, धार्मिक शिक्षा को पलने दिया गया। जातीयता तो उनमें थी नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जो थी उसको इतना बढ़ावा मिला कि वे खान पठान सैयद के रूप में हो गए, मुसलमान नहीं रह गए। और वहीं हिंदू समाज में उन्होंने जातीयता को अपराध बता दिया और ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि जहां जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने भर से आपको सजा हो जाएगी। जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज में जो शोषण की व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। पूरा समाज जो है प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा। आज 50 सालों में भारतीय हिंदू समाज की ऐसी स्थिति हो गई है जहां समाज के शोषण की तो बात छोड़ दी, घरेलू हिंसा भी होने पर लोग कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज ही करा रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज में सामाजिक हिंसा और शोषण को तो छोड़िए, घरेलू हिंसा पे भी आवाज नहीं उठ पा रही। तलाक वहां बने रह गए। लेकिन स्थितियां बदली। माए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मुसलमान भाइयों के उद्धार के लिए 3 तलाक की व्यवस्था को खत्म किया, जहां घरेलू हिंसा पे कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा। मदरसे में पढ़े हुए लोगों को आईएएस बनने की छूट मिली, मदरसा शिक्षा को मान्यता दिया उन्होंने। 2014 के बाद से इतने मुस्लिम आईएएस हुए हैं जितना कि आज तक नहीं हुए थे। मुस्लिम समाज के लिए वरदान साबित होगा आने वाले समय में। धार्मिक शिक्षाओं की उनकी इतनी बेइज्जती मीडिया द्वारा कभी नहीं हुई थी जितना इनके आने के बाद किया गया। जन जागरण की एक अवस्था ला दिया गया है मुस्लिम समाज के लिए।
जो समाज में एक उद्धार है, जो नेहरू जी के पक्षपात के नाते नहीं हो पाया था। सबसे अधिक इस देश में मुस्लिम घरों से वंचित थे, जिन्हें घर देकर मोदी जी ने सबके सर पे छत दिया है। सबसे अधिक मुसलमानों को घर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मुस्लिम भाइयों की स्वास्थ्य और शिक्षा और आवास, मोदी जी ने जितना काम किया, शायद ही कोई सरकार इतना काम करे। और आने वाले 50 सालों में जो हिंदुओं की स्थिति दिखी है शिक्षा और उन्नति के मामले में, मोदी जी के नियमों को अगर बने रहने दिया गया तो वो स्थिति 25 सालों में ही मुसलमानों को दिखने लगेगी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी काफी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। जो जागरण हम 50 साल में लाए थे, अब वो 15 साल में आ जाएगा। एक व्यवस्था जो आज मोदी जी देने के प्रयास में है, मुस्लिम भाइयों को 10% आरक्षण, जो गरीबी की श्रेणी में आते हैं, अलग से आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य में पूरे भारतीय समाज में उनको समाहित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने आजादी के बाद इस देश में मुस्लिम समाज के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया और उनके विकास पे सबसे अधिक बल दिया है। धन्यवाद बाबा। ठीक है, और बताइए भाई कोई। कोई आगे बढ़ाइए विषय। अनेक बार इस मामले पर बात होती रही है, अपनी बात रखिएगा। हेलो। हाँ बताइए। सभी साथियों का अभिवादन है। और आज का जो विषय आदरणीय नरेंद्र जी ने रखा है, इस समान नागरिक संहिता जो है, वो समान नागरिक संहिता जिस पर कि उन्होंने जो भी उत्तराखंड में लागू हुआ है उसकी भी चर्चा की। लेकिन जो हम देखते हैं कि पहली चीज तो है कि प्राकृतिक रूप से जो मानव का स्वभाव है, उस स्वभाव में बहुत ही कमतर लोग हैं जो अपने को समांतर दायरे में रखने का एक सोच ऐसा होता है कि हम सुपीरियर हैं, उससे वो सुपीरियर है, वो जो है कमतर है। इस प्रकार का एक नेचुरल प्रवृत्ति होता है मानव में, और उन प्रवृत्तियों के आधार पर जब किसी के पास शक्ति का केंद्रीयकरण या संग्रहण होने लगता है, तो यहाँ पर जो है समानता का भाव वो बदलने लगता है। और यहीं पर उस शक्ति को अपने पास संग्रहित रखने के लिए या और शक्तियों को अपने पास संग्रहण करने के लिए जो मानव का स्वभाव है, उसको समझ कर या पढ़ कर या अनुभव करके किस किस स्वभाव के
कितने प्रतिशत के समाज में मिल सकते हैं समूह, उनको जो है केंद्र में या सत्ता में बने रहने के लिए जो है धर्म है, जाति है, ऊंच है, नीच है, गरीब है, अमीर है, मजदूर है, उद्योगपति है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, किसान है, व्यापारी है, इस प्रकार की भाव जो है उनमें डालकर और असमानता का भाव पैदा करके और आज का जो हम परिवेश देख ही रहे हैं कि किसी न किसी वर्ग को जो है विशेषाधिकार देने का राजनीतिक पार्टियों में होड़ मचा हुआ है और वो विशेषाधिकार देकर और जो हमारे देश में आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अब इसमें जो है तो वोट की राजनीति के द्वारा सत्ता पर जाना है और इसके लिए वोट के लिए सत्ता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, वर्गों को विशेषाधिकार देकर और वोट के द्वारा सत्ता प्राप्त करने की चल रही। अब इसमें जो है कि एक तो जो मूल अधिकार है व्यक्तियों का, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार है या अभिव्यक्ति का अधिकार है या जीने का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है, इन सब अधिकारों में भी दखल अंदाजी जो है सरकार कर रही है, ताकि अगर उनको इस प्रकार का पावर दे दें तो वो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह न उठावें, किसी को बात को वो रखें जो उनके लिए हानिकारक है। आज हम ये देखते हैं समाज में कि जिस प्रकार से सत्ता के ऊपर वो काबिज हैं और वो विशेषाधिकार भी दिए हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति या नागरिक जानता है कि ये हमको गलत दबाव कर रहे हैं या गलत रूप से कह के हमको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो तो दिखता है समाज में कि वो प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन वो विवश करते हैं और वो सारा कुछ जानते हुए भी या तो वो उनको करना पड़ेगा या फिर उनको मौन रह करके अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। आज जो है तो ऐसी स्थिति देखने और समझने में आता है। तो दूसरा बात सामने आई कि समान नागरिक संहिता है, तो जो हम लोग देखते हैं कि समान आचार संहिता है या समान नागरिक संहिता है, दोनों को समाज में जो राजनीतिक पार्टी है या मोटिवेट करने वाले हैं या मोटिवेटर जो समझाते हैं, वो दोनों को अलग अलग नहीं समझाते हैं, वो दोनों को एक ही बात समझाते हैं, बल्कि समान आचार संहिता के ही ऊपर जो है
गलत सही समझा करके और बांटने का काम करते हैं। जबकि समान आचार संहिता में हम देखते हैं कि जिसकी जो पूजा पद्धति है, जो खाना चाहता है, जो उनका पोशाक है, पहनने ओढ़ने का है, जो उनकी धार्मिक पूजा पद्धति है, तो उससे तो सब अपना अपना करते हैं, उसमें किसी का किसी के साथ कोई वैसा विवाद है नहीं, खाना पीना है। लेकिन उसको भी सब नागरिक संहिता में ला करके और एक विवाद पैदा करना पड़ चाहते हैं। लेकिन जो मानव का उच्च श्रृंखलता है, उस पर लगाम लगाने के लिए एक समान नागरिक संहिता बनना चाहिए, जिसमें कोई भी धर्म हो, जाति हो, समुदाय हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग भेद का हो, गरीब हो, अमीर हो, आदिवासी, हरिजन, कोई भी हो, उनको उनके लिए कानूनन रूप से सभी के लिए समान एक संविधान में नियम कानून बन जाना चाहिए, जिससे कि जो विशेषाधिकार के बाद जो बहुत सा विवाद है, जो समाज में खड़ा होता है, दंगा फसाद होता है, राइट्स होता है, वो सारा चीज जो है वो बंद हो जाएगा। तो और बहुत सारी बातें हैं जो और हमारे जो सहपाठी भाई हैं वो अब बताएंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। बताइए भाई और लोग। और साथी बोलिए इस विषय पर। बताइए किसी को कोई बात। देखिए, समान नागरिक संहिता और समान आचार संहिता पर कई बार जिक्र होता है। इस विषय पर भी अनेक लोगों के अनेक दृष्टिकोण हैं, हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। समान आचार संहिता को का जब भी जिक्र उठा है इस देश में, तो उसे एक प्रकार से संघ का एजेंडा माना गया है। और उसमें ये माना गया है, समान आचार संहिता का मतलब होगा कि देश में संघ हिंदूवादी कल्चर को स्थापित करने की बात करता है। ऐसा एक प्रकार से एक समान नागरिक के। आप कुछ कहेंगे क्या ज्ञानेंद्र जी? मैं तो बात आने के लिए। नहीं नहीं, आप कहिए ना, कहिए ना। ठीक। तो ये आपसी एक टकराव की बात है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, जो समान आचार संहिता का मतलब पढ़ा जाता है व्याकरण की किताब में, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जितने भी प्रकार के मतांतर के लोग भारत में रहते हैं, सभी अपने लिए एक आचार संहिता बना ले मिलजुल करके कि हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे, पूरी जनता देश की बना ले, तो उसमें उसे कोई गलत नहीं ठहराया जा सकता है, जब हम व्याकरण के आधार पर इस बात को समझते हैं। इसके राजनीतिक अर्थ दूसरे हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर देश के सभी वर्ग एक अपने लिए एक विधि व्यवस्था बना ले, तो उसे आचार संहिता भी कहा जा सकता है।
लेकिन उपयुक्त नाम सिविल कोड ही है। अगर यही रखा जाएगा तो इसमें कोई ज्यादा ठीक रहेगा। और मेरा फिर भी एक बार कहना यह है कि जो भारत का संविधान कानून बनाने के जिसमें तरीके हैं, 3 आधार पर कानून बनते हैं। पहला केंद्र सरकार, केंद्रीय सूची के विषय है, मेरे ख्याल में 62 या 63 विषय, और 36 या 37 विषय राज्य सरकारों के पास है। और उससे कम विषय के जो समवर्ती सूची है, जिसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों कानून बना सकते हैं। तो जो समान नागरिक संहिता के मामले पर कानून बनाने का विषय है, वो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। लेकिन ये ऐसा भी संविधान में लिखा गया है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक विषय पर कानून बनाने लगे, दो मसूदे मसौदे होंगे ही, जाहिर सी बात है। उस परिस्थिति में केंद्र का मामला मान लिया जाएगा, जो भी केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो प्रभावी होगा, और राज्य सरकार का उसमें अपने आप ही विलोप हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो ऐसी व्यवस्था संविधान में दी गई है। फिर भी आचरण संहिता का मामला, ये आचरण का मतलब सीधा सीधा भी किसका आदमी का क्या करेक्टर होगा। अगर 10 मानसिकता के लोग इस घर में, जिसमें बैठ करके मैं आप लोगों से बात कह रहा हूं, अगर 10 तरह के लोग अपने लिए एक विधि संहिता इस घर में रहने लायक बना सकते हैं, तो देश की बना सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। देश में झगड़ा, मेरे जो कहने का मतलब ये है कि आचार संहिता और नागरिक संहिता के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। बनना चाहिए पूरे देश में कुछ, मेरे कहने का मतलब ये। और कहे साथी बोले। हमारे समझ से एक जो है बात यहाँ पर, कि जो सनातन समुदाय है या हिंदुत्व समुदाय है, हम्म। और जो ईसाई समुदाय है या इस्लाम समुदाय है या अन्य नास्तिक समुदाय हैं, हम्म। यहाँ पर जैसे हिंदुत्व समुदाय है वो गौ को माता मानते हैं, हम्म। और अन्य समुदाय जो हैं उनको पशु मानते हैं। हम्म। और ये जो है, चाहे आचार संहिता हो या नागरिक संहिता हो, हम्म। इसमें एक कहे कि इसको हिंदुत्व कभी स्वीकार नहीं करेगा कि आप इसको पशु मानिए। देखिए। और ये जो है सो बात, चाहे तो इसको राष्ट्रीय पशु बना करके या किसी प्रकार का कुछ करके इसका व्यवस्था बने, तब फिर ये विवाद खड़ा ना हो। और नहीं तो ये विवाद जो है, इसे कैसे सुलझेगा, इस पर कभी। भी सार्वजनिक व्यवस्था इसलिए ही बनाई जाती है कि जी हिंदू और मुसलमान के बीच गाय को लेकर के झगड़े ना हो। नहीं तो जी व्यवस्था की आवश्यकता क्या रहेगी। और अगर व्यवस्था का ढांचा विकसित होने के बाद भी टकराव होने के अवसर बचते हैं, जी जी तो फिर व्यवस्था के प्रकार पर सवाल होना चाहिए। जी ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उसके कोई बहुत ही पारदर्शी और सटीक व्यवस्था बनने के बाद कोई विवाद नहीं होगा, होगा। लेकिन उस व्यवस्था में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि होने वाले विवाद का निराकरण कर सके, वो बढ़े ना। ये जी बात बिल्कुल ठीक है। अनेक हिंदू या दूर दराज के लोगों में बुद्धिस्ट हैं, मिले हैं कितनी बार, जो कहते हैं कि हम तो गाय का मीट खाते हैं। जो बहुत आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, पूर्वोत्तर के इलाकों में चले जाइए, जो वहाँ बुद्धिस्ट है, वो कहते हैं अब उन्हें रोका नहीं जा सकता, हमारे पास तो ऐसी कोई बात है नहीं, और उसमें जोर लगाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन हम ये बात सामाजिक स्तर पर अपील जरूर कर सकते हैं कि भाई ये हिंदुओं की ऐसी मान्यता है, अगर इससे बचा जाए तो ठीक रहेगा। या और भी दूसरी बातें हैं टकराव की इस तरह की। कहने का मतलब यह है कि नागरिक संहिता का जो कानून बनना चाहिए, वो ऐसा बनना चाहिए जिसमें सामाजिक टकराव की स्थिति घटती हो। अभी जो जी आए है, वो सामाजिक स्थिति में जो टकराव होते हैं, सामाजिक टकराव होते हैं, उनका ठीक निराकरण नहीं कर पाती। जी जी और खोजबीन की बात, जो आज पवनजा जी का दृष्टिकोण था, उनका एक देखने का जो नजरिया है, वो विचार करने योग्य है, मैं ऐसा मानता हूँ, जो उन्होंने दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है।
जी जी। चलिए और बताइए ज्ञानेंद्र जी, बताइए। ज्ञानेंद्र जी कहाँ हैं? है ना? अभी बाहर की तरफ निकले हैं मुनि जी अभी। नरेंद्र भाई, हम थोड़ी सी असहमति आपसे व्यक्त करना चाहते हैं। अरे कर सकते हैं। बताइए। असहमति। देखिए, पहली बात तो ये है कि आरएसएस की विचारधारा जो है, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है। वह जो है कई बार अपनी रिश्तेदारी करके उन्होंने मुस्लिमों के प्रति अपना प्रेम और भ्रातृत्व का संदेश दिया है। हम्म। उनकी रिश्तेदारियां यह बताती हैं कि उनके अंदर कोई भी द्वेष है नहीं। जो रोटी बेटी का संबंध बना सकता है, उसके मन में किसी भी प्रकार की द्वेष की संभावना से इनकार किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जहां उन्होंने लगभग 7 घंटा कार सेवकों पर बीभत्स कांड होने दिया अपने स्टेट में। पूरे ट्रेन को जला दिया गया, एक एक को पकड़ पकड़ के मारा गया। हम्म। ऐसी घटना पूरे देश में किसी भी स्टेट में नहीं हुई। तो मुसलमानों के प्रति इनके अंदर जो प्रेम है, वह इनके कृत्यों द्वारा देखा जा सकता है। बातों से तो चीजें स्पष्ट नहीं होती। हमारे यहाँ कथनी को छोटा कहा गया है, करनी को बड़ा कहा गया है। कोई भी स्टेट हो जहाँ 7 से 8 घंटे एक विशेष समुदाय को यह छूट दे दिया जाए कि वह पूरी ट्रेन को जला दे, ऐसा पहला स्टेट है गुजरात जहाँ यह छूट मिला। धन्यवाद। और बताइए कोई। कुछ ज्ञानेंद्र जी कहना चाह रहे थे ना? उधर देखना ज्ञानेंद्र, शायद भोजन में। हाँ बाबा। हाँ बताइए, आपको कुछ कहना है? समान नागरिक संहिता पे बाबा जितनी बार बात हुई है, उतनी बार हम लोग, मुझे लगता है कि ठीक है, एक आदर्श की स्थिति की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर भी हमें देखना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में मध्यकाल के बाद, ये कह लीजिए कि जो ब्रिटिश और मुगल काल का जो रहा भारत में, उसमें सामाजिक रूप से असमानता बहुत ज्यादा फैल गई। एक समुदाय ऐसा है जो अपने आप को आदिवासी कहता है और पूरी तरह से समाज से कटा हुआ मानता है खुद को। एक समुदाय ऐसा है जो खुद को कहता है कि हमको जो है दलित हैं, और कथित रूप से कुछ सवर्ण जातियों ने मेरे साथ अनाचार किया, अत्याचार किया, और मुझे मानवीय अधिकारों तक से वंचित रखा गया। यह भी सत्य है कि भारत में जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति देखने को आज मिल रही है, कदाचित पहले ऐसी नहीं थी। इन परिस्थितियों में अगर हम सामान्य नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहे हैं कि गांव में जो ठाकुर साहब की चलती थी और पंडित जी की, ठाकुर साहब और पंडित जी की गुड़ागड़ित चलती थी, वो अनवरत चलती रहे। गांव में जो परिस्थितियां हरिजन और ये सामाजिक स्थिति, महिलाओं की आधी मजदूरी मानना, आधी गवाही मानना इत्यादि, ये तो निश्चित तौर पर हिंदू संस्कृति में तो कभी नहीं रहा है। लेकिन ये आया इस्लामिक संस्कृति से, और वास्तव में गांव में भी आप देखें, पंचायत में भी आप देखेंगे तो यह महिलाओं की गवाही आधी लोग मानने लगे थे, भारतीय गांव में भी। तो समान नागरिक संहिता की बात करके कहीं हम उनके शोषण की अनवरत एक कुचक्र चलता रह जाए, या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे कि उनको भी समाज के मुख्य धारा में शामिल करके कुछ समाज के समवेत विकास की बात की जा सके। बस बाबा, मैं यही तरह एक तरफ और थोड़ा सा चाह रहा था कि इस पर भी ध्यान जाए, लोगों का कुछ इस पर भी बात हो।
बताइए और नरेंद्र जी, हाँ मैं कुछ बोल कहूंगा। बताइए। अभी ज्ञानेंद्र जी ने बताया, जैसी भी उनकी विचारधारा थी, सभी भाइयों के लिए मेरा नमन। आज मतलब जो समान नागरिकता की चर्चा हो रही है, अगर हमारा भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश आजाद होने के बाद ही अगर ये मुद्दा उठा दिया जाता और मतलब अब ये उस समय ही लागू कर दी जाती, तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी नहीं होती। तब से लाखों करोड़ों की संख्या बढ़ गई। हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकारी अस्पतालों में हर जगह की नसबंदी जो होगी वो हिंदुओं की होगी, और कोई भी मुसलमानी नसबंदी नहीं कराएगी। लगातार उनकी जनसंख्या बढ़ती रही, बढ़ती गई भारत में, और करोड़ों की संख्या में उनकी संख्या हो गई, कई करोड़ मुस्लिम संख्या बढ़ गई, और लगातार हमारे हिंदुओं की संख्या घटती गई। अब जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों ने मतलब देश के प्रति चिंतन किया, मनन करा कि किस तरह से ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो समान नागरिकता जब लागू होगी तो इनकी गति तेज नहीं बढ़ेगी। मुख्य बात तो यह है कि ये समान रूप से चलेंगे। अगर हिंदुओं की नसबंदी होगी तो इनकी भी होगी, और नहीं होगी तो ना हिंदुओं की होगी ना इनकी होगी। जो भी भारत में जो भी जनजाति लोग रहते हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, यहूदी हैं, सबके लिए सरकार समान कानून लागू करेगी और समानता का भाव रखेगी। तो इनकी जनसंख्या जो है मुसलमानों की, वो नियंत्रण में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। अगर समान नागरिकता भारत सरकार लागू नहीं करती है तो एक विस्फोटक मतलब एक स्थिति कुछ वर्षों के बाद, चाहे 100 वर्ष के बाद, 200 वर्षों के बाद, जिस गति से मतलब पीछे हमारी कांग्रेस सरकार ने जो किया, अगर उसी गति से ये प्रगति होती रही, मुसलमानों को छूट, हिंदुओं पर पाबंदी, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी 100, 200, 500 वर्ष बाद कि फिर इस्लाम का शासन हो जाएगा भारत में। यदि ये कानून लागू होता है पूरे भारत में समान नागरिकता का, तो इन मतलब कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल होगी मुसलमानों की। क्योंकि ज्यादा छूट यही मांगते हैं कि हमारे मजहब में नहीं है, जो है वो हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर चीज की, जनसंख्या की स्वतंत्रता हमारे कुरान में नहीं है। अगर सरकार लागू करती है, पूरे देश में लागू हो जाती है, तो ये नियंत्रण में रहेंगे, और हमारी जो हिंदुत्व की संस्कृति है, हमारा जो हिंदुत्व है, वो बरकरार बनता बना रहेगा भारत में। और आगे आने वाले समय में हम इस कौम से हारेंगे नहीं। हमारा ही शासन होगा, हमारे भारतीयों का ही शासन भारत में होगा, अगर समान नागरिकता पूरे भारत में लागू हो जाती है तो इनकी जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी। बस मैं इतना ही बोलूंगा। ठीक। और किसी को कुछ? समान बताइए हाँ, विपुल जी। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय की मांग है, आवश्यकता है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज हम तकनीकी रूप से इतना आगे निकल चुके हैं, तो फिर ये कहना कि सबके अपने अपने कानून रहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म समान हैं, और दूसरी ओर किसी एक वर्ग को हर चीज दे रहे हैं, विशेष अधिकार दे रहे हैं, और एक वर्ग पे जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। जब 1950-51 में हिंदू कोड बिल आया, तो उसी वक्त मुस्लिम कोड बिल भी आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। उस समय नेहरू की जो तुष्टीकरण की नीति थी, जो उनका हिंदुओं के प्रति जो विद्वेष था,
ये उसी का परिणाम था। पिछले 70 सालों में कांग्रेस सत्ता में रही और उसने यही काम किया कि हम किसी एक वर्ग को पैम्पर करके, उसको बहला फुसला कर, उसको डरा कर हम उससे वोट लेते रहे। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस इसमें बहुत लंबे समय तक कामयाब रही और अच्छी तरह से कामयाब रही। अब हम आज की बात करते हैं। अभी इसी साल उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, लेकिन समस्या यह है कि जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सही मायने में वो नहीं है जो होना चाहिए। मैंने जब मैंने उसके ड्राफ्ट का अध्ययन किया तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उस ड्राफ्ट में, उस कानून में हिंदू ही सफर कर रहा है और जो अल्पसंख्यक हैं उनको रियायतें दी जा रही हैं। तो इसमें भी एक बात है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कहीं वो कोड हम हिंदुओं के खिलाफ न हो जाए, क्योंकि जो हमारे राजनेता हैं उनकी तो सोच ही है कि हम किसी तरह से जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको हम अपने यहाँ उसका इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि हमें ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो जो कि सही मायने में धर्मनिरपेक्ष हो। एक उदाहरण देता हूँ, वक्फ एक्ट है। जो वक्फ बोर्ड है ये क्या है? ये एक भू माफिया है। इसका एक ही काम है, जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतना ड्रैकोनियन लॉ है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। जो कानून इतना खतरनाक है उसको तो रद्द करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो ये हमें देखना है कि जो सरकारें हैं उनको हम सही मायने में हम देखें कि वो क्या कानून बनाते हैं। ऐसा ना हो कि हम उन्हें बोल दें और वो उसी ठहरे पे रहें। तो मेरा ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की आवश्यकता है, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी से लागू करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। अभी जो बात हुई इस सरकार के बारे में, मेरा मानना है कि ये सरकार जो बाकी सरकारें थी, जो कांग्रेस थी, वो तुष्टीकरण करती थी। इस सरकार ने तृप्तिकरण किया है। इस सरकार ने जितना हो सकता था मुसलमानों को खुश करने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब राम मंदिर का फैसला आया, वो तो जमीन का विवाद था, टाइटल शूट था, लेकिन इसके बाद भी जब फैसला हिंदू के पक्ष में आया, उनको 5 एकड़ जमीन दी गई। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर पे कब्जा कर लेता है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो केस जीत जाता है, तो इसकी एवज में जो कब्जा करने वाला है उसको जमीन दी जाए। मतलब ये मैं समझ नहीं पाया। और ये
ये जो फैसला आया है इसी सरकार के इसमें हाथ है, इसी मोदी सरकार के इसमें हाथ है। यही मोदी सरकार कहती है कि गोरक्षक गुंडे हैं। जिस गो जिस गोरक्षकों ने इसको इतना बहुमत दिया, ये सरकार उसी को गाली देती है। शबाना आजमी के पैर में अगर मोच आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है, तो हमारा प्रधानमंत्री उसके लिए ट्वीट करता है। लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदू पर अत्याचार होता है तो इस प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम जाता है। तो अगर मेरा मानना है कि तो ये जो आज की सरकार है ये भी हिंदुओं की भलाई का केवल दिखावा करती है। बस केवल मंदिर में जाना है, टीका लगाना है, उसको दिखाना है, और बाकी काम तो मुसलमानों के लिए है। तो ये सरकार से भी हमें उम्मीद नहीं है कि ये सही मायने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। बाकी हम प्रयास करते रहेंगे जन जागरण के द्वारा लोगों को बताकर। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल। भाई साहब एक बात मैं कहना चाह रहा था। हाँ बताइए। बाबा एक बात उठकर आई कि मुसलमानों का अपना एक उन्होंने अपनी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप सरकारों को नहीं करने दिया। मैं समझता हूं ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। सरकारों को किसी तरीके से वैवाहिक के संबंध में या जीवनचर्या परिवार के संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं। मुसलमानों ने अपनी सामाजिक एकता के बल पे सरकारों के लिए एक लाइन खींची, लेकिन ये वर्गों में विभाजित, आपस में कटने मरने के लिए तैयार, ऊंच नीच सवर्ण अवर्ण के झंझट में फंसा हुआ ये हिंदू समाज है कि इसको आसानी से तोड़ा जा सकता, आसानी से तोड़ लिया गया। इनके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करने का प्रयास सरकारों ने किया और ये चुपचाप सहते गए। मुसलमानों की सामाजिक एकता इतनी अच्छी है, या यह कह लीजिए उनकी सामाजिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि वहां कोई एक सरकार की उंगली रखने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं बस बाबा यही कहना चाह रहा था। चलिए ठीक है, ठीक है। इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। मैं थोड़ा सा आपकी लाइन से हट के बता रहा हूं। हम्म। मेरा अपना ये मानना है कि देश में कोई कॉमन सिविल कोड होना ही नहीं चाहिए। आदर्श स्थिति में कॉमन सिविल कोड किसी तरह का भी अगर लागू किया जाता है तो समान आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। फिर हम लोग क्या मांग रहे हैं सरकार से अभी? तो वास्तविकता ये है कि हम लोग मांग रहे हैं सरकार से सिविल कोड कॉमन, समान आचार संहिता नहीं, आचार संहिता समान। अब इन दोनों शब्दों के अर्थ में क्या अंतर पड़ेगा? समान आचार संहिता का मतलब ये हुआ कि सरकार को सब लोगों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। सब लोग पहने तो धोती पहने, सब लोग बोले तो नमस्ते बोले। ये हुआ कॉमन सिविल कोड। हम लोगों का मानना अलग है कि सबसे बड़ी गलती हुई स्वतंत्रता के बाद कि अनकॉमन सिविल कोड बना दिए गए।
सिविल कोड उनको नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन आपने सिविल कोड बनाया स्वतंत्रता के तुरंत बाद। और एक तो गलती हुई कि सिविल कोड बनाया, और दूसरी गलती हुई कि सिविल कोड को आपने कॉमन नहीं किया। तो आपने धर्म के आधार पर बना दिया, जात के आधार पर बना दिया। तो दो गलतियां एक साथ हुई हैं। अब वर्तमान समय में जो उत्तराखंड में हुआ है, वह एक गलती सुधारी जा रही है। दूसरी वाली गलती कि अब कॉमन सिविल कोड को कॉमन किया जा रहा है, सिविल कोड को। लेकिन आदर्श स्थिति में कॉमन सिविल कोड का मतलब ये होना चाहिए कि जहां जहां आपने सिविल कोड में भेदभाव किया है, आपको कोई सिविल कोड में बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बने हुए कानूनों में जहां जहां भेदभाव है, उस भेदभाव को खत्म कर दीजिए। जैसे आपने अगर धर्म के आधार पर अलग अलग कानून बनाए हैं, क्या जरूरत है? लेकिन अगर बिना सिविल कोड के काम चल जाए तो वो सबसे अच्छी स्थिति है। हमारा उद्देश्य सिविल कोड बनाना नहीं है। तो ये हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम कॉमन सिविल कोड बनाने के पक्षधर नहीं है, बल्कि सिविल कोड को कॉमन करने के पक्षधर है। और आदर्श स्थिति में आप किसी भी प्रकार का सिविल कोड खत्म कर दीजिए तो और ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ एक प्रश्न आया, विपुल जी ने उठाया, धर्मनिरपेक्षता। तो स्वतंत्रता के बाद धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बदल दिया गया, और आज भी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ गलत समझा जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का संबंध न रखा जाए। अब इन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि अगर सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो मतलब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जो ये 4-5 धर्म हैं, इन सब के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, ये हुआ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार को इस मामले में पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ये सब सामाजिक विषय हैं, इसका राजनीति से क्या संबंध होना चाहिए? तो ये अगर आप इस धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को थोड़ा सा साफ करके समझेंगे, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होना चाहिए कि धार्मिक होना या धर्म नास्तिक होना, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका राज्य से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एक और एक प्रश्न उठा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, गो हत्या पर। यह बात सही है कि भारत के लिए गो हत्या एक संवेदनशील प्रश्न है, और इस संबंध में मुसलमानों को भी सहमत हो जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के पर गो हत्या पर रोक लगने से मुसलमानों पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है किसी भी प्रकार का। उनके धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं हो रहा है। गाय खाना
जो मुसलमान के लिए 5 जो बताए गए हैं, जकात, रोजा, हज, नमाज, ये सब 4-5 हैं, उसमें ये सब तो शामिल नहीं है। शादी विवाह ये सब उसमें शामिल नहीं है। जो मुसलमानों के लिए 5 जो कानून बनाए गए हैं, इसलिए अगर ये झगड़ा खत्म हो तो अच्छा है। लेकिन गोहत्या बंद की जाए, इसका निर्णय हमारे केंद्र सभा को करना चाहिए। सरकार का काम यह नहीं है, क्योंकि केंद्र सभा समाज का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र सभा इसके बारे में करे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर सरकार भी कोई इस तरह का कोई कानून लाती है, तो यद्यपि वह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन चलिए खैर ला रही है। गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते हैं और झगड़ा खत्म हो जाता है, तो मुसलमानों को इस संबंध में मान जाना चाहिए। एक प्रश्न ज्ञानेंद्र जी ने भी उठाया। यह बात सही है कि स्वतंत्रता के पहले दलितों के साथ या आदिवासियों के साथ ये भेदभाव तो हुआ था। दलितों के साथ ज्यादा हुआ आदिवासियों की तुलना में। भेदभाव हुआ, ये एकदम सही है। अब प्रश्न उठता है कि 2 लोगों ने भेदभाव किया। हिंदुओं ने हिंदुओं ने जो भेदभाव किया, अरे दलितों के साथ किया, और मुसलमानों ने भेदभाव किया, हिंदुओं के साथ किया। नहीं, मुसलमानों ने बड़ी संख्या में मस्जिदें तोड़ी या बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन भी कराए। इसमें कोई मतलब काल्पनिक बात नहीं है। और हिंदुओं ने भी दलितों को आरक्षण का दे दिया, अपने को रिजर्व कर लिया। ये जो आरक्षण की का हुआ स्वतंत्रता के पहले, वो अत्याचार तो हुआ। प्रश्न ये खड़ा होता है कि स्वतंत्रता के बाद आपने एक बता दिया कि हिंदू मुसलमान का मामला भूल जाओ, जो अत्याचार हुआ हुआ, अब भविष्य में नहीं होना चाहिए। ये आपने एक नीति बनाई कि यथास्थिति बनाए रखिए। तो हिंदू मुसलमान के मामले में तो कह दिया कि यथास्थिति बनाइए। आदिवासी, गैर आदिवासी और दलित के मामले में यथास्थिति को आपने नहीं माना। यहां आकर के नियत पर प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्यों नहीं आपने सन 47 में ही सबको बराबर अधिकार दे दिया जाता कि भाई पहले जो हुआ हुआ, आज से किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आज से कोई भेदभाव होगा तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इतना झगड़ा नहीं फैलता। लेकिन आपने मुसलमानों के लिए अलग बना दिया और दलितों के लिए अलग बना दिया। ये जो अंतर हो गया दोनों के बीच में, और इसका सबसे अच्छा तो समाधान ये था कि भाई आपने भारत में दलित मान लीजिए कि 10% होंगे, 10% दलितों में 9.5% दलित, मतलब 100 में 90 श्रमजीवी हैं।
आदिवासी भी 90-95% श्रमजीवी है। तो अगर आपने समाधान श्रम को जोड़कर किया होता तो पूरा दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता, धीरे धीरे ऊपर उठते चला जाता। लेकिन आपने अंतर कर दिया बुद्धिजीवी और श्रमजीवी के बीच में। तो आदिवासी और दलितों में बुद्धिजीवी हैं कितने प्रतिशत? इसके कारण से वर्ग संघर्ष हो गया आपस में। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब यही है कि एकदम आज की स्थिति में जो जहां है उसमें अब भविष्य में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसके पहले जो भेदभाव हो गया उस भेदभाव के बारे में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और जो भी कानून इस तरह के बने हुए हैं उन कानूनों को या तो समाप्त कर दिया जाए या उनको समान कर दिया जाए। लेकिन नया कानून बनाने की कोई जरूरत आपको नहीं है कि कॉमन सिविल कोड के नाम से आप नए नए कानून बनाओ। पुराने कानूनों को आप कॉमन कर दीजिए, जितना कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड ने किया कि पुराने कानूनों को कॉमन किया। यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन अब मजबूरी में यही स्थिति है। ये मैं आपको एक दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखा है। चलिए अब आगे और चर्चा को बढ़ाइए। बताइए भाई, कोई प्रश्न हो, कोई बात कहनी हो। बताइए, कोई ज्ञानेंद्र जी कुछ कोई बात कहनी पूछनी हो तो, या और किसी को। मोनी जी मैं प्रश्न पूछना चाह रहा। हाँ, समान नागरिकता अगर लागू होती है तो मतलब देश के लिए कौन कौन से लाभ होंगे, थोड़ा संक्षेप में बता दो। ये तो बहुत देर से यही बात हो रही है। अगर कानून समान हो जाएंगे, जी वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष यह कम हो जाएगा। आपस में जो टकराव की नौबत पैदा हो जाती है वो टकराव नहीं हो पाएगा। जी क्योंकि आपने ऐसा कर दिया, महिला पुरुष के बीच में टकराव, हिंदू मुसलमान के बीच में टकराव, आदिवासी गैर आदिवासी के बीच में टकराव, दलित और सवर्ण जी के बीच में टकराव, जी श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बीच में टकराव। इस प्रकार के जो अलग अलग टकराव के मामले हैं, ये जी अगर सिविल कोड कॉमन हो जाए, ये टकराव कम हो जाएगा, घट जाएगा आपस। चलिए और बताइए कुछ। बाबा, जैसे आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय ही अलग अलग कानून नहीं बनाने चाहिए थे, हम्म, और सरकार का जो प्रारूप बन रहा था वो बन रहा था डेमोक्रेसी का, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि जैसा उस समय समाजवादी बयार थी पूरे विश्व में,
तो समाजवादी व्यवहार का मतलब यह है कि सारा कुछ सरकारी होना चाहिए और सरकार लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाए, ऐसा जन कल्याणकारी समाजवादी राज्य की अवधारणा रही। उस दशा में सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक बड़ी बात बन गई। सरकारी नौकरी ही एकमात्र माध्यम बचा। और आप कह रहे हैं कि वैसी स्थिति में सब कुछ समान कर दीजिए, शेर के साथ खरगोश को, कछुए को दौड़ा दीजिए, ये कैसे होगा? नहीं, देखिए, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी को आपने इतना अधिक सुविधाजनक बनाया, पैसा किससे लिया? तो पैसा लिया बाकी लोगों से। क्या यह उचित था कि जो लोग गरीब हैं, क्योंकि बाकी लोगों के स्तर और सरकारी नौकरी के स्तर में आपने बहुत डिफरेंस कर दिया, मतलब बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। सरकारी नौकरी में कौन जाएगा? तो बुद्धिजीवी ही जाएगा। तो आपको धन किससे लिया आपने? तो धन लिया आपने श्रमजीवियों से भी। क्या यह न्याय संगत है कि श्रमजीवियों से पैसा लिया जाए और बुद्धिजीवियों पर खर्च किया जाए? सरकारी नौकरी को इतना अधिक सुविधाजनक बनाना ठीक नहीं था। हाँ, लेकिन बाबा ये तो जैसे जैसे सरकारें आती गई वैसे वैसे ज्यादा सुविधाजनक करते गए। प्रारंभ में तो जैसा गांव के लोग बताते हैं कि नहीं, वो टीचर थे इतनी तनख्वाह थी, वो रेलवे में काम करते थे इतनी तनख्वाह थी, तो वो तो एक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिखता। वर्तमान नहीं, में बहुत ज्यादा सुविधाएं बढ़ गई। ये बात सही है, लेकिन उस समय भी, क्योंकि मैंने तो वो समय भी देखा है, उस समय मजदूरी थी करीब 75 पैसा। उस समय भी सरकारी कर्मचारियों को करीब करीब 2-2.5 गुना मिल रहा था। उस समय भी, हाँ तो मतलब सरकारी कर्मचारियों को 50 रुपये 60 रुपये मिल जाता था। जी 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 जी। जो बाद में और ज्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही नीतियां बनाने लग गए। तो सरकारी कर्मचारी जो थे वो नेताओं से मांगते थे, और नेता लोग उनका बढ़ा देते थे, खुद का भी बढ़ा लेते थे। तो ये जो 3 स्तंभ थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों आपस में मिल करके बढ़ाते चले गए। तो श्रम मूल्य को उस गति से नहीं बढ़ने दिया गया स्वतंत्रता के बाद, जिस गति से सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा। अब इसका एक षड्यंत्र क्या हुआ? इसके लिए योजना ये बनी कि महंगाई, जितनी बाजार में महंगाई बढ़ी उससे ज्यादा इनके रिकॉर्ड में बढ़ी है। बाजार में महंगाई उतनी नहीं बढ़ी और सरकारी रिकॉर्ड में बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ गई तो इन्होंने महंगाई के साथ उसको जोड़ दिया, अपना वेतन भी जोड़ लिया महंगाई के साथ, सरकारी कर्मचारियों का भी जोड़ दिया, विधायकों का भी जोड़ दिया, न्यायपालिका को भी जोड़ दिया। सबको महंगाई के साथ जोड़ करके बढ़ा लिया और महंगाई उतनी नहीं बढ़ी। यही कारण है कि आज गेहूं, चावल, ये सब, दूध, शक्कर, सब चीज उसकी तुलना में सस्ता दिख रहा है। हर चीज, कपड़ा भी बहुत सस्ता हुआ है। और उसका कारण यही है कि आपने महंगाई की बारे डिफिनीशन ही इधर उधर कर दी। तो ये बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र रहा है एक प्रकार का। ठीक कहा आपने। इस बात से तो मैं सहमत हूं कि अगर श्रम का मूल्य बढ़ाया जाता तो स्थिति इतनी बदतर ना होती।
श्रम का मूल्य नियंत्रित तो रख बढ़ाया नहीं जाता, हाँ बढ़ने दिया तो बढ़ने दिया जाता है। बढ़ने दिया जाता। अगर बढ़ाया जाता तो गलत गलत हो जाता, हाँ 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 क्योंकि श्रम का मूल्य जब बढ़ाया जाता है तब श्रम शोषण शुरू होता है। जी 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 क्योंकि आपने श्रम का मूल्य तो बढ़ा दिया, तो बाजार में दो तरह का श्रम मूल्य हो गया, एक बाजार का मूल्य हो गया, एक सरकारी हो गया। तो बुद्धिजीवियों को सरकारी मूल्य मिलने लग गया, श्रमजीवियों को बाजार के भरोसे आपने छोड़ दिया। तो श्रम का मूल्य बढ़ाइए मत, बढ़ने दीजिए। बढ़ने दीजिए, बाजार में रोकिए मत श्रम के मूल्य को, जो रोका गया। हाँ वो अभी रामानुजगंज में रामानुजगंज में बाजार में श्रम का मूल्य आमतौर पर करीब करीब 250 रुपया मानते हैं। 250 पौने 300 रुपया होगा शहर में, पुरुषों का। महिलाओं का 250 से कम भी हो सकता है, लेकिन सरकारी रेट ज्यादा है। ये दो तरह का श्रम मूल्य हो गया आपका। चलिए, और कोई बात कुछ? किसी भाई का और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। आज कुछ सुनील देव जी व्यस्त है क्या? आज प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं। उनकी कथा चल रही है। चलिए, तो समाप्त कर सकते हैं। ठीक बाबा, सभी लोगों का जुड़ने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नए विषय के साथ हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।